प्रकाश एक वस्तु अपने ऊपर आपतित प्रकाश को परिवर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है और हमें चीज़ों को देखने में सक्षम बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। सूर्य जैसे पिंड जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं दीप्त पिंड कहलाते हैं। छाया को देखने के लिए प्रकाश के स्रोत और एक अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता होती है। छाया को केवल एक पटल पर देखा जा सकता है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारत या अन्य ऐसी सतहें छायाओं के लिए एक पटल के रूप में कार्य करती हैं जिन्हें हम दैनिक आधार पर देखते हैं। प्रकाश की संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं। दर्पणों पर प्रतिबिंब का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, एक माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि प्रकाश के गुणों का अध्ययन इसके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। परावर्तन के नियम। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन का पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है तथा परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। परावर्तन के नियम। प्रथम नियम के अनुसार ये दोनों कोण बराबर होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यह नियम इस बात पर जोर देता है कि परावर्तन एक विशिष्ट तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब सभी परावर्तन सतह पर परिभाषित एक ही तल पर मौजूद होते हैं। नियमित और विसरित परावर्तन। विसरित या अनियमित परावर्तन जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती तो ऐसे परिवर्तन को विसरण परावर्तन कहते हैं। याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश के विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। नियमित परावर्तन दूसरी ओर दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाला परिवर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। नियमित परिवर्तन से प्रतिबिंब बनते हैं। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? हमारे चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहा जाता है। कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। विभिन्न दर्पणों और लेंसों द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों की विशेषताएं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, समान आकार का होता है, दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी वस्तु उसके सामने होती। स्क्रीन पर बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जिसमें पटल पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
इसकी स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए, जिसे पटल पर नहीं बनाया जा सकता, स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाएं भाग पर दिखाई देता है तथा वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाएं भाग पर दिखाई देता है। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु दर्पण के बहुत करीब रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु के आकार में छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को लेंस के बहुत करीब रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होता है। जब वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस हमेशा सीधा, आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। विचारणीय बिंदु है कि हम वस्तु को परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं। हम सेब को इसलिए खाते हैं क्योंकि सेब पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर वापस आता है, जिसे हमारी आंखें ग्रहण कर लेती हैं। क्या आप यही तर्क तब भी लागू कर सकते हैं जब हम छाया या प्रतिबिंब देख पाते हैं? हम प्रतिबिंब को कैसे देख पाते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चमकदार वस्तुएं अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देती हैं। उदाहरण के लिए चमकदार स्टेनलेस स्टील की प्लेट या चमकदार स्टील की चम्मच प्रकाश की दिशा बदल सकती है। जल की सतह भी दर्पण की तरह कार्य कर सकती है और प्रकाश का मार्ग बदल सकती है। परावर्तन के नियम गोलीय सतहों सहित सभी प्रकार के परावर्तक सतहों के लिए लागू होते हैं। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पण के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। पोल ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को आमतौर पर अक्षर P से दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोलीय भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र दर्पण का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह इसका परावर्तक सतह के बाहर स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके सामने स्थित होता है। हालांकि उत्तल दर्पण के मामले में यह दर्पण के पीछे स्थित होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह जिस गोले का भाग होती है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R अक्षर से दर्शाया जाता है। दूरी PC वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। फोकस दूरी फोकल लेंथ हाथ में अवतल दर्पण पकड़कर उसकी परावर्तक सतह को कागज के ऊपर सूर्य की ओर निर्देशित करके कागज में आग लगाई जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के आने वाला प्रकाश दर्पण पर एक तीक्ष्ण
दर्पण पर एक तेज चमकदार बिंदु में अभिकेंद्रित होता है। यह प्रकाश का वह कागज है, वह बिंदु कागज की शीट पर सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान होता है। मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस मुख्य रूप से समानांतर कई किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं। परावर्तित किरणों को देखें, वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिल रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस को अक्षर F से दर्शाया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकल लंबाई कहा जाता है। इसे अक्षर F में दर्शाया जाता है। द्वारक अपर्चर गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के एक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। दूरी Mn द्वारक को निरूपित करती है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच संबंध को r = 2f के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुना के बराबर होती है। इसका अर्थ है कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। किरण आँखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों का निरूपण। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख से खींच कर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंब की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरण की विशाल संख्या में से सुविधानुसार कुछ को चुना जा सकता है। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है। ये किरणें ऐसी हों कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं का जानना आसान हो। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतलन दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणों या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। प्रकाश किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक सतह पर अविलंब के अनुदिश पड़ती हैं। अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P दर्पण का ध्रुव
की ओर मुख अक्ष से तिर्यक दिशा की ओर तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु P पर मुख अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियम का पालन करती है। उपयुक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परिवर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर हो। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी तो अवतल दर्पण पर वस्तु की विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब फोकस पर F पर प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। C से दूर प्रतिबिंब की स्थिति C और F के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। C पर यदि प्रतिबिंब वस्तु हो तो प्रतिबिंब C पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार समान आकार होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। C और F के बीच वस्तु हो तो प्रतिबिंब C से परे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार विवर्तक बड़ा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। F पर कोई वस्तु हो तो अवतल दर्पण पर अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक विवर्तित होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। P और F के बीच वस्तु है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी और प्रतिबिंब का आकार विवर्तित बड़ा होगा और प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति और अपेक्षित आकार वस्तु अनंत पर होगी तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होगी। अनंत पर और दर्पण के ध्रुव P के बीच वस्तु की स्थिति होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति P और F के बीच दर्पण के पीछे बनेगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होगा। उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण इसका उपयोग आमतौर पर टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन के हेडलाइट में किया जाता है ताकि प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरणें प्राप्त की जा सके। इसका उपयोग अक्सर चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। दंत चिकित्सक मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग सौर भट्टियों में गर्मी उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पथ दृश्य रिंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप में वाहन चला सकें। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। उत्तल दर्पण की तुलना में समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। गोलीय दर्पण एवं परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P
को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशित पद्धति का अक्ष एक्स अक्ष लिया गया है। यह परिपाटी निम्न प्रकार की है। बिंदु बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। इसका अर्थ है कि बिंब के आने वाला प्रकाश दर्पण पर बाईं ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियों को घनात्मक माना जाता है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियों को ऋणात्मक माना जाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर वाई एक्सिस पर मापी गई दूरियों को धनात्मक माना जाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे वाई एक्सिस पर मापी गई दूरियों को ऋणात्मक माना जाता है। दर्पण सूत्र और आपतन बिंब दूरी गोली दर्पण में बिंब की उसके ध्रुव से दूरी को बिंब दूरी u कहा जाता है। प्रतिबिंब दूरी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी v कहा जाता है। फोकस दूरी ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी f कहा जाता है। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जो दर्पण सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है 1/v + 1/u = 1/f। यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों हेतु और बिंब या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह सापेक्ष विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे आमतौर पर m से निरूपित किया जाता है। यदि h बिंब की ऊंचाई हो तथा h प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो आवर्धन m प्राप्त होगा। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h' बटे बिंब या वस्तु की ऊंचाई h, आवर्धन m बिंदु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है, इसे व्यक्त किया जा सकता है। आवर्धन m बराबर h' बटे h बराबर -v बटे u। बिंब की ऊंचाई घनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी बिंदुओं के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक होनी चाहिए, तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धक के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धक के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। प्रकाश का आवर्तन किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जल से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। उसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। कांच के बर्तन में रखे जल को आंशिक रूप में डूबी पेंसिल वायु तथा जल के अंतरपृष्ठ अर्थात जल की ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल के अंदर पेंसिल के हिस्से से हम तक पहुँचने वाला प्रकाश जल के ऊपर उसके हिस्से की तुलना में एक अलग दिशा में आती हुई प्रतीत होती है। इससे पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से जब अक्षर के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखते हैं तो वे उठे हुए प्रतीत होते हैं। ये प्रेक्षण सूचित करते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है।
कांच के आयताकार स्लैब में परिवर्तन से आवर्तन। आयताकार स्लैब, ग्लास स्लैब प्रयोग यह दर्शाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम जैसे वायु से भिन्न अपवर्तनांक वाले दूसरे माध्यम जैसे कांच में आता है तो वह आवर्तन से गुजरता है। जैसे ही आपतित किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, वह प्रवेश बिंदु पर खींची गई अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि कोई कांच का अपवर्तनांक वायु की तुलना में अधिक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या sin तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहा जाता है। यह कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के लिए सत्य है। यदि I आपतन कोण हो और R अपवर्तन कोण हो तो sin I बटे sin R बराबर स्थिरांक। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए दोनों होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों से प्रकाश के संचरण की सापेक्षिक चाल से संबंध किया जा सकता है। विभिन्न माध्यमों से प्रकाश अलग अलग चालों से संचालित होता है। निर्वात में प्रकाश 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है, जो प्रकाश की गति की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली तीव्रतम चाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। कांच या जल में यह यथेष्ट रूप से घट जाती है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। ऐसा जैसा कि नीचे दिया गया है। एक प्रकाश की किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए कि प्रकाश की चाल माध्यम A में v1 तथा माध्यम 2 में v2 है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्रायः संकेत N21 से निरूपित करते हैं। इसे समीकरण के रूप में निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। N21 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बराबर v1 बटे v2। इसी तर्क से माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 से निरूपित करते हैं। इसे व्यक्त किया जाता है N12 बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बराबर v2 बाई v1। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल N2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है, माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपवर्तनांक Nm होगा। Nm बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम
में प्रकाश की चाल बराबर c/v। किसी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक कहा जाता है। कई माध्यमों का अपवर्तनांक तालिका 2.3 में दिया गया है। तालिका में आप जान सकते हैं कि जल का अपवर्तनांक NW बराबर 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल जल के प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। इसी तरह क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक NG बराबर 1.52 होता है। प्रकाशक घनत्व किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को उसके प्रकाश घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रकाशित घनत्व एक निश्चित संतृप्तकार्थ कॉन्नोटेशन होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं होता है। इस अध्ययन में हम विरल माध्यम और तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इसका अर्थ है कि प्रकाशक विरल माध्यम तथा प्रकाशक सघन माध्यम में दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्राकृतिक सघन है, प्रकाशक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अंततः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। जब से सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। यह आवश्यक नहीं कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए केरोसिन जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक होता है, जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, क्योंकि यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है। कुछ वस्तुओं या माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु का अपवर्तनांक वस्तु या माध्यम वायु का अपवर्तनांक 1.0003 वस्तु बर्फ का 1.31 अपवर्तनांक, जल का 1.33 अपवर्तनांक, अल्कोहल का 1.36 अपवर्तनांक, केरोसिन का 1.44 अपवर्तनांक, संगिलिक क्वार्ट्ज का 1.46 अपवर्तनांक, तारपिंत का तेल 1.747, बेंजीन का 1.5, क्राउन कांच का 1.52 अपवर्तनांक, कनाडा बाल्सम का 1.53 स्थिरांक, खनिज नमक का 1.54 स्थिरांक, कार्बन सल्फाइड का 1.63 सघन, फ्लिंट कांच 1.65, मणिक रूबी का 1.71 अपवर्तनांक, नीलम सैफिर का अपवर्तनांक 1.7 है, हीरा डायमंड का अपवर्तनांक 2.42 है। गोली दर्पण द्वारा अपवर्तन। दो पृष्ठ से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम जिसमें से एक या तो सतहें गोली होती हैं, लेंस कहलाता है। इसका अर्थ है कि एक लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसा लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। एक लेंस के ऊपर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंस को द्वि-उत्तल लेंस कहा जाता है। इसे केवल उत्तल लेंस भी कहा जाता है। यह किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित करते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। एक द्वि-अवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठ के
दो गोली पृष्ठ से घिरा होता है। यह बीच के अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। जैसे ऐसे लेंस प्रकाश किरणों को आपतित करते हैं। ऐसे लेंसों को अपसारी लेंस कहते हैं। द्वि अपवर्तन लेंस प्रायः अवतल लेंस भी कहलाता है। एक लेंस चाहे वह उत्तल हो या अवतल में दो गोली पृष्ठ होती हैं। इसमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोली भाग होता है। इस गोलों के केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। लेंस के वक्रता केंद्र को आमतौर पर C अक्षर से दर्शाया जाता है। चूँकि वक्रता के दो केंद्र होते हैं, इसलिए हम उन्हें C1 और C2 में निरूपित कर सकते हैं। लेंस के दो वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाले एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे आमतौर पर O अक्षर से दर्शाया जाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाला प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक अपर्चक कहलाता है। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस से अवतल के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यदि समानांतर किरणें लेंस के विपरीत पृष्ठ से गुजरती हैं तो विपरीत दिशा में एक और मुख्य फोकस बनता है। मुख्य फोकस को दर्शाने के लिए आमतौर पर अक्षर F का उपयोग किया जाता है। हालांकि एक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं और इन्हें F1 और F2 द्वारा दर्शाया जाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरियों को इसकी फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी को दर्शाने के लिए अक्षर F का उपयोग किया जाता है। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाता है। गोली दर्पणों की तरह लेंस में किरण आरेख बनाने के लिए हम निम्नलिखित दो किरणों का विचार कर सकते हैं। बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी की ओर मुख्य फोकस से गुजरती है। अवतल लेंस की स्थिति प्रकाश किरण लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाला प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाला प्रकाश अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। लेंस द्वारा परावर्तित निर्माण लेंस प्रकाश को अपवर्तित करके प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उन्नत और अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और सापेक्ष आकार का संक्षिप्त विवरण 2.4 और 2.5 तालिका में दिया गया है। वस्तु की विभिन्न स्थिति के लिए उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति,
स्थिति और अपेक्षित आकार। उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब का सापेक्ष अपेक्षित आकार अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। 2F1 से परे अगर वस्तु की स्थिति है तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच होगी। प्रतिबिंब छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। 2F1 पर अगर वस्तु रखी है तो 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा, आकार बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। F1 और 2F1 के बीच वस्तु रखी है तो 2F2 से परे प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। फोकस F पर अगर वस्तु की फोकस F1 पर वस्तु की स्थिति है तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी और प्रतिबिंब का अपेक्षित आकार असीमित रूप में बड़ा अथवा अत्यधिक निर्मित होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। फोकस F और प्रकाशिक केंद्र 0 के बीच होगा। प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के उसी तरफ की तरफ बनेगी की तरफ बिंब है और प्रतिबिंब का अपेक्षित आकार बड़ा होगा, आभासी और सीधा बनेगा। वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित आकार। अवतल लेंस पर वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का अपेक्षित आकार अत्यंत छोटा और बिंदु आकार का होगा। प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। यदि वस्तु अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 पर और प्रकाशिक केंद्र O के बीच होता है और प्रतिबिंब का आकार छोटा और आभासी और सीधा बनेगा। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, चाहे बिंदु कहीं भी स्थित हो। गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी गोली दर्पण के चिन्ह परिपाटी के ही समान है। समान दूरियों के चिन्हों को समानांतर चिन्हों के निर्धारण के लिए ये वहाँ भी उन्हीं नियमों को अपनाते हैं। केवल जहाँ दर्पणों में सभी दूरियाँ उनके ध्रुवों से मापी जाती है, वहाँ लेंस में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र के लिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस सूत्र और आवर्धन। ये सूत्र बिंब दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V और फोकस दूरी F के बीच संबंध दर्शाता है। लेंस सूत्र को I/V माइनस 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F के रूप में व्यक्त किया जाता है। उपरोक्त लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोली लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। आवर्धन। लेंस द्वारा व्यक्त आवर्धन गोली दर्पण के समान प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवर्धन को M अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। यदि H बिंब की ऊंचाई हो तो H' लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर H'/H। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंदु दूरी U और बिंदु दूरी V से भी संबंधित। इस संबंध का प्रकार व्यक्त किया जाता है। आवर्धन M बराबर H'/H बराबर V/U के लेंस की दक्षता। किसी लेंस के प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण को
बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकस निश्चित कर देता है। इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्पन्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन्हें अक्षर P द्वारा दर्शाया जाता है। फोकस दूरी f वाले लेंस की क्षमता P इस प्रकार दी जाती है कि P बराबर 1/f लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। इसे अक्षर D द्वारा दर्शाया जाता है। यदि f को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। 1 डायोप्टर बटे 1 मीटर घात -1। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक अथवा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चश्मा बनाने वाले अब संशोधी लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। लेंस डिजाइन करना अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। इस प्रकार संपर्क से बने लेंस की कुल क्षमता P उस लेंसों की पृथक क्षमताओं P1, P2, P3 आदि का बीजगणितीय योग होता है। जैसे P बराबर P1 + P2 + 3। चश्मा बनाने वालों के लिए लेंसों की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक होता है। नेत्र परीक्षण करते समय चश्मा बनाने वाला ज्ञात क्षमता वाली संरोधी लेंसों के अनेक अलग संयोजनों को संपर्क में रखकर चश्मे को टेस्ट करने वाले फ्रेम के अंदर रखता है। चश्मा बनाने वाला आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना करना बीजगणितीय योग के द्वारा कर लेता है। उदाहरण के लिए +2.0 डायोप्टर तथा +0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन +2.25 डायोप्टर क्षमता के एक लेंस के तुल्य है। लेंसों की क्षमता की प्रयोज्यता के इस दौर्गुण का उपयोग एकल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों में कुछ देशों को कम करने के लिए किया जा सकता है। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैंसर के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों एवं दर्शकों के लेंस के डिजाइन में किया जाता है। प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म को दो त्रिभुजाकार आकार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण प्रिज्म श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। दिखाई देने वाला विभिन्न वर्ण बैंगनी, वायलेट, जामुनी, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज और लाल रेड है। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्रकाश के अवयवी कणों को विभाजन को विक्षेपण कहा जाता है। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण
आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर विक्षेपित होते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम विक्षेपित होता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक विक्षेपित होता है। इसलिए प्रत्येक कण की किरणें अलग अलग पथों से अनुसरण के अनुदिश निर्गत होती हैं तथा सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। यह सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें वर्णक्रम के रूप में दिखाई देता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। दूसरे समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विस्तृत और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। इसे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है। इन धनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक वर्णक्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। यह धनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बिंदु अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परिवर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंदों के अंदर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के विक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षण के नेत्रों तक पहुँचते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरण के रूप में के ऊपर उठती गर्म या ऊष्म वायु के